नेक्स्ट है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। देखो एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर ना बिल कौन पास करता है, दोनों हाउसेस से बिल पास होना चाहिए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स होते हैं। हम लॉज में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन कौन आता है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही इसके लॉज में चेंजेस ला सकता है। इसके अंदर ना फर्स्ट शेड्यूल होता है, उसके लिए 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है करंट असेसमेंट ईयर का, सेकेंड होता है TDS का, थर्ड होता है नेक्स्ट एनुअल असेसमेंट ईयर का, फोर्थ होता है एग्रीकल्चर का। इसके अंदर देखा जाता है कि इनकम कैलकुलेट कैसे होगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर आता है कि कौन जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर आता है कि कौन इशू करता है नोटिफिकेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या CBDT करेगी। नेक्स्ट आता है केस लॉज। इसके केस के लॉज इसके जो है लॉज केस जाते कहाँ पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। सर्कुलर जो इशू होते हैं वो किस पे लागू होते हैं, देखो वो सर्कुलर जो इशू होते हैं वो सिर्फ CBDT पे लागू होते हैं। SSC चाहे, SSC कौन होता है उसकी डेफिनेशन में आगे बताऊँगी। SSC चाहे वो मना कर सकता है कि मैं ये चीज़ को नहीं मानता। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट लास्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। इंटरप्रिटेशन लॉज का मतलब होता है, यही हमें इससे हमें पता चलता है कि लॉज को समझने के लिए हमें इनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स। देखो सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर मुझे ये चेक करना होता है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, कि वो रहा कितने दिन है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है उसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। उनको 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। इसके 5 हेड्स होते हैं सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और वो हम टॉपिक को हर चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड उसके बाद हम देखते हैं इनकम ऑफ ईच हेड। हर हेड की अलग अलग से इनकम को कंप्यूट किया जाता है, सबको कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका होता है। नेक्स्ट करते हैं क्लबिंग। फिफ्थ आता है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। उन सबको इकट्ठा करके आगे फॉरवर्ड करा जाता है। फिर उनकी निकाली जाती है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम निकालने के बाद उनकी डिडक्शंस जो भी होती हैं वो कैलकुलेट करी जाती हैं। फिर हमारी निकलती है टोटल इनकम कितनी है। उसकी टोटल इनकम निकालने के बाद हम टैक्स रेट्स को डिवाइड करते हैं। टैक्स रेट्स के साथ हम निकालने के बाद हम उनमें सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। सरचार्ज कैलकुलेट करने के बाद हम उस पर रिबेट जो मिलती होगी वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद जो सपोज ने एडवांस टैक्स या कोई TDS पे किया होगा उसको माइनस कर देंगे। जो बच जाएगा उसके लिए हम उसका निकाल देंगे कितना टैक्स उसने पे करना है। स्टार्ट होती हैं डेफिनेशन से। देखो पहली बात तो ना सबसे पहले डेफिनेशन होती है कि ये सारी की सारी बाउंड्री, इंडिया की हर बाउंड्रीज में इनकम टैक्स का यही सारे फॉर्मेट्स फॉलो होते हैं। नेक्स्ट आता है असेसी। असेसी कौन सेक्शन में लिखा गया है इसकी डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। असेसी कौन होता है, अमाउंट जिसने पे करना है पैसा, या फिर वो पर्सन जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि इसने अमाउंट पे करना था और उसने पे नहीं किया। नेक्स्ट आता है डीम्ड असेसी, कोई अदर पर्सन जो बीच में हमारी इनकम टैक्स की कोई टैक्स की पेमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है असेसरी इन डिफॉल्ट, ऐसा पर्सन जिसने TDS या एडवांस टैक्स को नहीं कटवाया है जिसको कटवाना चाहिए था। नेक्स्ट होता है कि पर्सन कौन है। पर्सन की डेफिनेशन लिखी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर। पहली बात तो इंडिविजुअल, नेक्स्ट सेकंड वन है HUF, थर्ड वन है कंपनी, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, फोर्थ वन है फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म हो या कोई माइनॉरिटी फर्म हो। नेक्स्ट आता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई नेचुरल पर्सन ही होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखो AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ना डिफरेंस होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो होते हैं जो सबने मिलके वॉलंटरीली इंटेंशनली किसी पर्सनल फोकस पे, किसी कॉमन पर्पस पे इनकम जनरेट करने के लिए ग्रुप बनाया। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप बन जाता है। नेचुरल पर्सन, जैसे ग्रैंडफादर ने कोई बिजनेस बनाया था जो उसके वारिस थे वो अपने आप उसके मेंबर्स बन गए, तो हम उनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहेंगे। 7th वन पर्सन कौन होता है, लोकल अथॉरिटी। और 8th वन कौन होता है, कोई भी हमारा आर्टिफिशियल या फिर जुडिशियल पर्सन, वो भी हमारा क्या होगा, पर्सन कैलकुलेट होगा। वो भी कौन सेक्शन में, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 31। इन दोनों सेक्शंस को जरूर याद रखना, पर्सन की भी और SSC की भी, एग्जाम में जरूर आती है। क्लासेस ऑफ कंपनीज को हम 4 कैटेगरी में बांटा गया है, इंडियन, डोमेस्टिक, फॉरेन, या फिर ऐसी कंपनी जिनमें पब्लिक का जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इंडियन कंपनी कौन सी होगी, जो बनी भी यहीं है, जो रजिस्टर्ड भी यहीं है। फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होगी,
जो इंडियन कंपनी है और साथ में वो डिविडेंड भी पे कर रही है, वो भी इंडिया के अंदर ही। फॉरेन कंपनीज कौन होंगी? जो बाहर के एमएनसीज हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके अपना सेटअप किया हुआ है। अब आता हमारा इनकम। देखो इनकम कैसी होनी चाहिए? उनकी रेगुलर होनी चाहिए, या फिर वो किस फॉर्म में दे सकते हैं? कैश या फिर काइंड की फॉर्म में दे सकते हैं। उनका कोई अगर लीगल या इलीगल के अंदर है तो उसके भी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर उनकी कंटीजेंट इनकम है ना तो नहीं लगेगा। कंटीजेंट इनकम वो इनकम होती है जिसके भी केस चल रहा है, जिसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो इनकम है या नहीं है, ठीक है। डिस्प्यूटेड है उस पर भी टैक्स लगेगा, गिफ्टेड है उस पर भी टैक्स लगेगा। उसके बाद आता है पीआईएन। पीआईएन का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हस्बैंड ने मान लो वाइफ को कुछ पैसे दिए ना घर चलाने के लिए, और वाइफ ने उन पैसों से भी बचत कर ली, उसको पीआईएन इनकम कहा जाता है।